जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम रोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। आपने भी फोकस्ड रहना है। मैं आपसे क्वेश्चन जब करूं तब आपने आंसर करना है। सिर्फ मुझे तब बताइएगा जब आपको कोई वॉइस का इशू आता है। मैं आपको एक स्लाइड दो स्लाइड कवर करवा के, एक टॉपिक करवा के, कवर करवा के फिर आपसे जो है क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा कि आपका कोई सवाल तो नहीं है या आपको कुछ समझ ना आया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोटेशन से कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है। देखिए, अर्थ की रोटेशन दो किस्म की होती है। एक उसकी अपने एक्सिस के गिर्द होती है, दूसरा उसकी क्या होती है, अराउंड क्या होती है उसके। जो अर्थ की मूवमेंट होती है वो दो किस्म की होती है। एक रोटेशन होती है, दूसरा रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ होती है। रोटेशन क्या होगी, उसके एक्सिस के गिर्द होगी, और रेवोल्यूशन क्या होगी, सूरज के गिर्द होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बेसिकली इसका। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो बेसिकली जमीन की जो गर्दिश है वो अपने एक्सिस के गिर्द है। एक्सिस जैसे आपने लट्टू कभी घुमाया हो तो वो एक पॉइंट के गिर्द घूमता है, तो उस एक पॉइंट के गिर्द जो मूवमेंट होती है उस बॉडी की, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? रोटेशन अबाउट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो ये जो है एक्सिस के गिर्द क्या कहलाती है? रोटेशन होती है। और इसी तरह जो ये क्या है, स्पेस के अंदर भी लैंड जो है इसी तरह मूव कर रही है जिस तरह लट्टू मूव कर रहा है। तो उसमें देखिएगा ये आपको मूवमेंट नजर आ रही है। बेसिकली इससे पहले आप एक और पॉइंट अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये हमारे जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप देख लीजिएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट देता चलूं कि नॉर्थ क्या होता है ऑन द पेपर, ऑन द बोर्ड जब आप बात करते हैं नॉर्थ, नॉर्थ जो है वो आपके नाक के बिल्कुल सामने है। जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ कहलाती है, और आपकी जो बैक होती है शोल्डर वाली वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? साउथ कहलाती है। उसमें फिर आते हैं वी की तरफ। आज वी 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 का जो डब्ल्यू है पहले वो वेस्ट आ गया, ये वाली लेफ्ट साइड वी। और ई जो है इसका क्या है कि ईस्ट। तो इस तरह जो है ना ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की। तो इसमें जो है आप देखिए कि रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है, उसके एक्सिस का गिर्द है एक तो। दूसरा, जब रोटेशन ऑफ द अर्थ होती है तो उसकी वजह से चेंजेस क्या होती है? आपके डे एंड नाइट चेंज होते हैं। तो डे एंड नाइट डेफिनेटली कैसे चेंज होते हैं? 12 घंटे का क्या होता है? 12 आवर्स का डे होता है, और 12 आवर्स की क्या होती है? नाइट होती है। इसका मतलब क्या है कि जमीन की जो रोटेशन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस वो कितने घंटे के अंदर कंप्लीट होती है? 24 घंटों में, 24 आवर के अंदर क्या होती है? कंप्लीट होती है। 24 घंटों के अंदर जमीन अपने एक्सिस के गिर्द एक राउंड जो है कंप्लीट करती है, एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो ये क्या है? बेसिकली रोटेशन होती है। और इस तरह जो है ना हमारे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। वो क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि डे एंड नाइट, वो बल्कि पूछता है डे एंड नाइट जो है हमारे किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ड्यूरेशन कितना होता है? 24 आवर्स का। अच्छा, इसके अलावा जो अर्थ है वो टिल्टेड है। ये क्वेश्चन आता है अर्थ कितने डिग्री टिल्टेड है? टिल्टेड मतलब झुकी हुई। अब देखिए ये आपको इसके अंदर ही नजर आ रही होगी। आप पिक्चर देखें इसकी, तो पिक्चर के अंदर जमीन देखें तो ये आपको नॉर्थ साउथ ऐसे नजर आ रहा है। थोड़ा सा अर्थ क्या है? टिल्टेड फॉर्म में झुकी हुई है। अब ये कितने डिग्री झुकी हुई है पूछता है। 23.5 डिग्री जो है ना ये क्या है? जमीन टिल्टेड है, झुकी हुई है। ठीक है, एक्सेस और वाई एक्सेस के अंदर, यानी कि नॉर्थ और साउथ की पोजीशन में जमीन क्या है? झुकी हुई है। अब आते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के ऊपर। रेवोल्यूशन क्या है? अर्थ बेसिकली अपने एक तो एक्सिस के गिर्द, दूसरा किसके गिर्द रिवॉल्व करती है? ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट क्या कहते हैं? मदार को कहते हैं। ये फर्ज करें सूरज है, जमीन इसके गिर्द क्या कर रही है? हरकत कर रही है। ये अर्थ हो गई, ये सन हो गया। जमीन क्या है? ऑर्बिट के अंदर सूरज के गिर्द क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब ये कितने डेज के अंदर कंप्लीट करती है? 365 डेज के अंदर ये अपना ड्यूरेशन क्या करती है? कंप्लीट करती है 365 दिनों में। इसलिए क्या है? ये रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहलाता है। अच्छा, 365 दिन हो गए, इसके अलावा 6 घंटे बचते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे लीप ईयर के बारे में। यहाँ पे आप जस्ट इस पॉइंट को पिक करने की कोशिश करें कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट है वो 365 दिन और 6 घंटे होती है। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 365 दिन और 6 घंटे ये होती है। वैसे हम क्या करते हैं जी? 365 दिन है हमारी, 365 दिन का क्या होता है? साल होता है। तो हम क्या करते हैं? 6 घंटे
ये जमा करते रहते हैं हर साल में। जब चौथा साल आता है तो ये 6 घंटे जमा होकर कितने हो जाते हैं, 6 चौक 24 हो जाते हैं। तो 24 घंटे का एक दिन जो एक्स्ट्रा बचता है, हम क्या करते हैं जी, उसको फरवरी के अंदर एडजस्ट करते हैं, 29 डेज का, उसको लीप ईयर कहते हैं। ये आगे भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये इसकी क्या है, रेवोल्यूशन है अर्थ के अराउंड द ऑर्बिट, 365 डेज और 6 घंटे। अच्छा, इसकी जो स्पीड होती है कितनी होती है उस टाइम, जिस ये स्पीड के साथ मूव कर रही है ऑर्बिट के अंदर, वो कितनी है, 29.29 to 30.29 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि या तो 29 देगा या 30 देगा। इतने किलोमीटर जो है ना, क्या है, 29 या 30 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर जो है ना, ये ट्रेवल करती है जमीन सूरज के गिर्द। अब देखिए इतनी स्पीड से है, बट हमें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, इसलिए हमें फील नहीं होता। तो हर, मैंने बताया पहले, हर चौथे साल क्या हो जाएगा, वो 6 घंटे ऐड होके क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो इसीलिए फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं। तो साइंसदानों ने कहा जी हम इसको किधर एडजस्ट करें, तो उन्होंने कहा जी चौथे साल में अब फरवरी के अंदर एडजस्ट करके इसको क्या कर दें, 29 दिन कर दें। तो 29 दिन का जो फरवरी होता है उसको कहते हैं लीप ईयर, कहते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है, ये वो होता है जिसके अंदर 29 दिन होते हैं। फरवरी का वो महीना जिसमें 29 दिन हो, उसको लीप ईयर कहते हैं। और हर ये चौथे साल, 4 साल बाद जो है ना, ये आता है। अब उसमें अगर आपने फाइंड आउट करना है कैसे है, तो आप कर सकते हैं। फर्ज करें, वो कहता है कि जी, ये क्वेश्चन पूछता है बल्कि कि जी 2021 लीप ईयर है या नहीं है, या पूछता है इनमें से लीप ईयर कौन सा है। आपने क्या करना है, फार्मूला है 2021 है डिवाइडेड बाई 4 कर दें, क्योंकि चार चौथे साल लीप ईयर आता है ना, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दें। अगर ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, रिमेनिंग कुछ नहीं बचता, तो फिर तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। तो 2021 लीप ईयर नहीं है। 2020 की बात करें तो ये लीप ईयर है। क्यों? ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हर वो ईयर जो 4 पे डिवाइड पूरा पूरा हो जाए, वो लीप ईयर होगा। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो रेवोल्यूशन जो है, इसकी वजह से क्या बनता है, रेवोल्यूशन की वजह से हमेशा क्या बनते हैं, हमारे सीजन्स बनते हैं, साल बनते हैं, ईयर हो गए, सीजन हो गया। तो ये हमारे किसकी वजह से बनते हैं, रेवोल्यूशन जैसे बनते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। जमीन की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है अर्थ की। हाँ जी, यहां तक मुझे बताइएगा, आपका कोई क्वेश्चन हो, क्लियर हो गया है? आप अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं मुझे। जी क्लियर है? ओके, हो गया। चले हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आज मैक्सिमम भी कवर करना है हमने इसमें से। ये देखिए, लीप ईयर का फॉर्मूला यहाँ पे आपको नीचे लिखा नजर आ रहा है, ये वाला जो मैंने मेंशन आपको किया है, ईयर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, लीप ईयर आ जाएगा। अब कुछ बेसिक ज्योग्राफिकल टर्म्स है, उसमें आते हैं हम, जिसमें हम ये करेंगे कि आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी उठाता है। तो एक चीज माइंड में रखेगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम वो चीजें हैं जो आपके पेपर में आ चुकी हैं, आ सकती हैं। ये वो टेक्निकल डाटा है जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम आपको 70% जो है वो कवर कराएंगे, 70 to 80%, 75%। बाकी आप 25-30% खुद करना है, वो अपने एक्स्ट्रा अपनी एफर्ट के साथ। वो पास पेपर भी आपने करने हैं। हम 60% हम आपको cover कराएं। और वो क्वेश्चन मैक्सिमम जो आपके पेपर में आ सकते हैं या आ चुके होंगे, वो मैक्सिमम कौन सा क्वेश्चन आ चुके हैं या आते होते हैं। अब इसमें देखिएगा, बेसिक ज्योग्राफिकल टर्म्स के अंदर आपकी जो है अर्थ है। अच्छा, अर्थ को क्या किया गया, साफ ज़ाहिर के अंदर हमने लोकेशंस भी मेजर करनी थी, लोकेशंस भी मेजर करनी थी, टाइम जोन्स भी मेजर करने थे। तो इसको पर्पस के लिए क्या किया गया कि जमीन को डिवाइड किया गया लाइंस के अंदर। इन लाइंस को क्या किया जाता है, इमेजिनरी लाइंस कहा जाता है, फर्जी लाइनें लगाएंगी। अब ये तो नहीं कि जमीन के ऊपर लाइनें लगा दें, तो पॉसिबल ही नहीं है, इन्होंने फर्जी लाइनें लगा दी, जिस तरह मैप के ऊपर लगा दी जाती है।
तो फर्जी लाइनें लगा दी। इनको हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन सा रीजन किधर है, कौन से जोन कौन से है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो है दो किस्म की लाइनों के अंदर डिवाइड किया गया। एक ये वर्टिकल लाइंस है, ये हो गई वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस। इन वर्टिकल लाइंस को क्या कहा गया, लॉन्गिट्यूडिनल कहा गया, लॉन्गिट्यूड कहा गया। ये वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड। अब इनकी डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ टू साउथ है, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ के हैं, ये फैली हुई है। ये वर्टिकल लाइंस के नॉर्थ टू साउथ होती हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या करती हैं, अर्थ को डिवाइड करती है किसके अंदर, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये देखें, ये आपकी ये लाइन जो है, ये बेसिकली ये लॉन्गिट्यूड कहलाती है। और लॉन्गिट्यूड कौन सी है, ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है, लॉन्गिट्यूड। इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, इस लाइन को प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन लाइन ये क्या करती है, यही लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, वर्टिकल लाइंस की, तो प्राइम मेरिडियन लाइंस क्या है बेसिकली प्राइम मेरिडियन वो लॉन्गिट्यूडनल है जिसकी 0 डिग्री वैल्यू है, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है। वर्टिकल लाइन जिसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री हो, वो क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन कहलाती है। अच्छा, यही जो वर्टिकल लाइंस है, हमने लॉन्गिट्यूड की बात की, ये लॉन्गिट्यूड क्या करती है बेसिकली, ये लॉन्गिट्यूड जो है वो कर आप एक मिनट, जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको कंटिन्यू करते हैं। जी, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ना डिवाइड करती हैं। ये देखें, ये लाइन जो है ये डिवाइड कर रही है किसको, अर्थ को, दो स्फीयर्स के अंदर। ये हो गया ईस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये लॉन्गिट्यूडनल किस में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर करती है, ठीक है। अब आगे हम इस लॉन्गिट्यूडनल को हम कंप्लीट करते हैं। प्राइम मेरिडियन को देख लें, जिसको जीएमटी लाइन भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जिसको कहा जाता है, जीएमटी लाइन, जो कि किससे गुजर रही है, अ, इंग्लैंड के शहर जो है ग्रीनविच से गुजर रही है, जिसको अक्सर आपने पढ़ा भी होगा। ये लाइन क्या कहलाती है, इज इक्वल टू 0 डिग्री। वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो इक्वल टू 0 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं, जीएमटी या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जीएमटी या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं इसको। ये बेसिकली लोकेशंस जो है ना, अर्थ की ऊपर जो लोकेशंस होती है उसके अंदर मेजर की जाती है, लोकेशन को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा जो है ये लाइन जो है कहाँ से गुजर रही है, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच से गुजर रही है, जो कि लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, वहां से लंदन से ग्रीनविच से गुजर रही है, उस पॉइंट से। तो ये क्या है, आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है। इसके बाद आप आ जाइए लैटिट्यूड के ऊपर। तो लैटिट्यूड क्या है, हॉरिजेंटल लाइंस है। लैटिट्यूड ये आपके हॉरिजेंटल लाइंस है। अगर हम इसकी बात करें तो हॉरिजेंटल के अंदर ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेटर, इक्वेटर कहा जाता है इसे। तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर बेसिकली आपकी जमीन की जो है ना, ये वो लाइन है जिसको सेंटर से डिवाइड किया गया है, किसके अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में।
स्फीयर में, ठीक है। नॉर्दर्न और सौदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है ना ये डिवाइड करती है इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन जो है इसको हम आगे भी देखेंगे, ये दुनिया के कम से कम जो है ना ये 14 जो है उसमें से 13 कंट्रीज में से गुजर रही है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, हर एक जो है कंट्री को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आप इसको देख लें कि ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है इक्वेटर लाइन डिवाइड करती है, और ये जमीन के सेंटर में से गुजर रही है। 0 डिग्री हॉरिजेंटल या लैटिट्यूड कहलाती है ये। इक्वेटर लाइन देख लें, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन करता हूं। अच्छा, इक्वेटर लाइन जो है अब हम इसको देखते हैं। इक्वेटर लाइन वो कहता है इमेजिन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द 0 डिग्री लैटिट्यूड। वो क्वेश्चन इसी तरह करता है कि वो लाइन, इमेजिन लाइन जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से गुजर रही हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इक्वेटर लाइन। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से गुजर रही हो, वो लाइन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से गुजर रही हो, वो क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको जीएमटी जो हमने पहले पढ़ी है ये कहा जाता है। उसके बाद जो है इक्वेटर लाइन, ये कितने मुल्कों में से गुजरती है? 13 कंट्रीज में से गुजरती है ये वाली लाइन। ये आप पढ़ेंगे वन बाय वन हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर। ये जो इक्वेटर लाइन है ये 13 मुल्कों में से गुजर रही है। इसके अलावा 4 कॉन्टिनेंट्स में से गुजर रही है और 3 वाटर बॉडीज में से गुजर रही है। यानी कि 3 ओशन में से 4 कॉन्टिनेंट हो गए और 13 ममालिक में से गुजर गई है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सब करवा रहा हूँ। कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका में से गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अफ्रीका में से गुजरती है। इसके अलावा जो है एशिया में से गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ पे एशिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला के दे देता है उशेनिया। उशेनिया, तो वह अगर ये मिला के दे दे तो फिर वो 3 का ऑप्शन देगा, ठीक है। समटाइम अगर वो 4 का नहीं देता, 4 कॉन्टिनेंट्स का, तो आपको 3 कॉन्टिनेंट्स का करना होगा, क्योंकि वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है? मिला के कहता है, वो अपना आंसर देता है। तो इसलिए वो क्या करता है? 3 का ऑप्शन लिख देता है, 4 का नहीं लिखता। अदरवाइज क्या है, ये 4 कॉन्टिनेंट में से गुजर रही है। कंट्रीज देखें तो कंट्री 13 है, ये मेंशन है यहाँ पे, ये आपको नोट्स में भी अवेलेबल होंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही। आप वन बाय वन पढ़ेंगे हर कॉन्टिनेंट के अंदर। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाटर बॉडीज की बात करें तो अटलांटिक ओशन में से, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में से गुजरती है, ठीक है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में से गुजरती है। ये भी मैं अभी आपको इसी टॉपिक के अंदर ओशंस भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, यहाँ तक ओके है? मुझे बताइएगा। जी सर। जी, हाँ जी, अब आइएगा इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं अब जी। अब है कुछ और टर्म्स हैं, वो भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसकी वजह से हम डेट मैयर करते हैं, ठीक है। हमारी जो डेट होती है मैयर की जाती है कि आज जी 3 फरवरी है, 4 फरवरी है, 5 फरवरी है। तो इस तरह जो है ना ये डेट कहाँ से मैयर करते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन से। ये बेसिकली इमेजरी लाइन है जो पास में गुजरती है नॉर्थ टू साइड, नॉर्थ टू साउथ। जिस तरह हमने पढ़ी थी प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन थी ना जीएमटी लाइन, ये फ्रंट साइड पे जीएमटी कहलाती है और प्राइम मेरिडियन कहलाती है। बैक साइड पे इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, क्योंकि देखो ना जमीन है सर्कल में, तो इसको वर्टिकली जब डिवाइड करें तो एक सर्कल बनता है। वो फ्रंट साइड जहां पे फर्ज करें कि हम में एशिया है और ये अमेरिकन हो गए, तो ये बल्कि एशिया हो गया। उसके बाद जो पीछे बैक साइड से गुजरती है, जहां पे एशिया और वो मिलते हैं आपस में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, वहां से गुजरती है बेरिंग सी से, बेरिंग स्ट्रेट में से। तो वहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। यानी कि एक ही लाइन के दो नाम है। एक साइड क्या कहलाती है? जीएमटी लाइन या प्राइम मेरिडियन, उसी की दूसरी साइड कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। और ये जो है डे एंड डेट विल चेंज एज यू क्रॉस दिस लाइन। जैसे इस लाइन को आप क्रॉस करेंगे आपके डे और डेट क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब देखें, ये जीएमटी लाइन है। आपको जीएमटी लाइन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके अंदर आप देखें कि हमारे क्या होता है, दिया जाता है जी, हम 5 घंटे के हैं,
पाकिस्तान जीएमटी से कितना ऐड करते हैं, जीएमटी के अंदर हम +5 कर देते हैं। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा पीछे से ये पॉइंट क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे आ जाए, यहाँ आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये देखिए फर्क करें, यही आपकी यही जीएमटी लाइन है और इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इससे जब हम ईस्टर्न की तरफ मूव करेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम जोन के अंदर घंटा ऐड होता जाएगा, हर एक क्या होगा, घंटा 1+ जो है ऐड होते जाएंगे। और हम बैक साइड पे जब आएंगे तो क्या होगा, यानी कि वेस्टर्न साइड पे, तो घंटा क्या होगा, माइनस होगा। तो जीएमटी क्या है, सेंटर है, जीएमटी क्या है, सेंटर, +5। इससे क्या मुराद है, +5, इससे मुराद ये है कि हम क्या है 5 घंटे जीएमटी से क्या है ईस्टर्न साइड आगे है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये जीएमटी, इधर जब हम वेस्टर्न साइड पे देंगे तो जीएमटी -5, वो हम देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री वहां पे मौजूद है। अब मकसद इसका क्या था कि जीएमटी लाइन बेसिकली या इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो आपको किसके बारे में बताती है, वो डेट और टाइम के बारे में बताती है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछते हैं, जिसको खत्ते सरतान कहते हैं, खत्ते जद्दी, ये आपने पढ़े होंगे प्राइमरी में, मिडिल में, हाई में, वहां पे उर्दू में पढ़े, तो इंग्लिश में आप यहाँ पे देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें जो है ना वो पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये होगी आपकी इक्वेटर लाइन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, वो कहता है कि वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन जो कि 23.5 डिग्री किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये देखे ना, ये इक्वेटर से ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन जो 23.5 डिग्री प्लेस करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, वो क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री। या पूछता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो 23.5 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी में अगर हम बात करते हैं, वही इमेजरी लाइन, हॉरिजॉन्टल इमेजरी लाइन जो कि 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में है। पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा, अब साउदर्न की बात कर रहा है। साउदर्न हेमिस्फीयर में उसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसी लाइन को कहेंगे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। डिग्री दोनों की सेम है, 5 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं आर्कटिक लाइन की। तो इस आर्कटिक लाइन को आर्कटिक सर्कल भी कहा जाता है। आर्कटिक लाइन जो है, ये वही कितना जी, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या कहलाती है, आर्कटिक लाइन। वही 66.5 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या कहलाती है, अंटार्कटिक सर्कल कहलाती है। ठीक है, डिग्रीज दोनों की सेम है, बट नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर उनके नेम चेंज हो जाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यही कहलाएगी आर्कटिक लाइन या सर्कल, या आर्कटिक सर्कल कहलाएगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वही कहलाएगा अटलांटिक लाइन या अंटार्कटिक सर्कल कहलाएगा। अटलांटिक लाइन या अंटार्कटिक सर्कल इसको कहेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये लाइन होगी। उसके बाद ट्रॉपिकल या टोरेड जोन, ट्रॉपिकल या टोरेड जोन, ये वाले आपके क्या कहलाते हैं, ये दोनों जो रेड वाले, ये ट्रॉपिकल या टोरेड जोन कहलाते हैं। ट्रॉपिकल और टोरेड जोन इनको कहा जाता है। अब इक्वेटर लाइन आपकी बेस लाइन है। इससे आप देखेंगे, वो कहता है एरिया जो है बिटवीन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मैं दोबारा मेंशन करता हूं, ये इक्वेटर लाइन है। ठीक है, ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके दरमियान वाला ये जो रेड एरिया है, इसको क्या कहा जाता है, इस रेड एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल या टोरेड जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल और टोरेड जोन कहा जाता है, एक ही नाम है। लेकिन फिर इसको मजीद फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर जब डिवाइड करते हैं, अब ये वाला, बल्कि यहाँ पे इसको देखिएगा एक और पॉइंट, ये वाला जोन जो है, यही जिसको ट्रॉपिकल या टोरेड जोन कहा जाता है, ये जोन जो है ये क्या है, वार्म है और वेट है और ड्राई सीजन लगता है। ठीक है, वार्म, वेट और ड्राई सीजन। क्यों,
मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बताता चलूं, ये थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा। यहाँ से इक्वेटर लाइन के ऊपर बेसिकली जो आपका सन है, सन जो है आपका वो इक्वेटर लाइन इसी जून के अंदर मूव करता है। इसी जोन के अंदर, जिस तरह ये मैंने मेंशन की है लाइन, ये येलो वाली, आपका जो सन है वो इसी तरह मूव करता है इसी जोन के अंदर, टोरेड या ट्रॉपिकल जोन के अंदर। जो आपको रेड नजर आ रहा है इक्वेटर लाइन से अबव भी और बिलो भी, इसी के अंदर सूरज मूव करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि सूरज करीब है। ठीक है, तो इसलिए इक्वेटर पर जितने भी कंट्रीज होंगे, वो तमाम 13 मुमालिक, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी। जहां से इक्वेटर लाइन गुजर रही है वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होगा बानिस्बत वो जो के क्या आ रहे हैं नॉर्दर्न और सौदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब देखिए, अगर कुछ कंट्रीज आ रहे हैं इधर टेम्परेट जोन के अंदर, ठीक है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इधर कुछ आ रहे हैं टेम्परेट जोन के अंदर सौदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो यहाँ पे जो होंगे ममालिक, वहां पे टेम्परेचर कम होगा, इन जगह पे टेम्परेचर कम होगा। रेड वाला जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि सूरज इसी सर्कल के अंदर इसी लाइन के इर्द गिर्द मूव करता है। हमारे पास भी क्या होता है, हम क्योंकि कहाँ पे आते हैं मैं मेंशन कर देता हूँ, हम बेसिकली आते हैं इस जोन के अंदर, यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, इस जगह पे। तो टेम्परेचर हमारे यहाँ क्या होता है, 6 महीने गर्मी 6 महीने सर्दी, वो इसी वजह से हमारे 4 ये सीजन जो है वो होते हैं कि जब सूरज होगा इधर टॉप पे, तो हमारे यहाँ क्या होगा, मौसम गर्मा। जब ये इक्वेटर इधर चला जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेटर लाइन के ऊपर, फिर बाहर और इस तरह का मौसम आ जाता है। लेकिन जब इधर होगा नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, तो हमारे यहाँ सर्दी होती है। इस टाइम हम सूरज कहाँ मूव कर रहे हैं, ये बेसिकली कर रहा है इक्वेटर लाइन से नीचे सौदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इसी वजह से हमारे इलाके, हमारे जो मुल्क है, कंट्री है पाकिस्तान के अंदर, क्या है, टेम्परेचर इस टाइम कम है और सर्दी ज्यादा है। वो यही रीजन है, बेसिकली सूरज मूव यहाँ इस एरिया में कर रहा है, इसी जोन के अंदर, जिसको ट्रॉपिकल या टोरेड जोन कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी एरिया बिटवीन इक्वेटर एंड द कैंसर। अब ये देखें, अब हम, मैंने पहले बता रहा था आपको, वो क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पे मजीद डिवीजन कर देता है इस सारे एरिया की। ये जो ऊपर वाला है, ये एरिया, ये जो रेड है, यानी कि इक्वेटर लाइन से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान वाला जो है, ये जो रेड एरिया है, इसको क्या कहता है, इसको ट्रॉपिकल एरिया कहता है। इसको क्या कहता है, ट्रॉपिकल कहलाता है। उसके बाद जो एरिया नीचे है, ये वाला एरिया इक्वेटर लाइन से नीचे लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान, ये वाला रेड एरिया, इसको क्या कहते हैं, टोरेड जोन। इसलिए इन दोनों एरिया को मिला के क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल और टोरेड जोन कहा जाता है। इक्वेटर लाइन से जो नॉर्दर्न साइड पे है वो ट्रॉपिकल, इक्वेटर लाइन से जो सौदर्न साइड पे है वो क्या कहलाता है, वो टोरेड कहलाता है। तो ये पूरा रेड वाला एरिया क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल और टोरेड जोन कहलाएगा। हाँ जी, मुझे बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, बताइएगा। चले, उसके बाद हम देखते हैं नॉर्दर्न एंड साउदर्न टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न एंड साउदर्न टेम्परेट जोन। अब देखिए, ये जो है, ये आपके ग्रीन वाला हिस्सा जो है, ये टेम्परेट जोन कहलाता है। ये ऊपर वाला क्या होगा, इक्वेटर लाइन से ऊपर ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, इक्वेटर लाइन से नीचे ये साउदर्न टेम्परेट जोन होगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ, ये देख लीजिएगा। अर्थ का बेसिकली आपको पता है कि रेडियस कैसे निकालते हैं। अर्थ का एक डायमीटर होता है कंप्लीट, ये वाला जो इक्वेटर लाइन है, इसको आप डायमीटर समझ लें। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर, जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे लेकिन सेंटर में से गुजरे, ये क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर से हम क्या मालूम करते हैं, रेडियस मालूम करते हैं। रेडियस हम रेडियस होता है d/2, फार्मूला होता है। डायमीटर कितना है अर्थ का, अर्थ का जो बेसिकली डायमीटर वो 12,742 किलोमीटर है। जब आप इसको दो पे डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, रेडियस। रेडियस कितना है,
इकहत्तर रेडियस है, 6371 क्या रेडियस है जमीन का। सर्कमफेरेंस निकालें इसका तो 2 पाई आर, आपका आर मौजूद है, टू भी मौजूद है, पाई की कीमत क्या होती है 3.14 होती है। ये यहाँ पे दी गई है सारी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पेपर में पूछता है कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है, 40,075 देता है। मोस्टली पेपर के अंदर कितना देता है, 40,075, और किसी पेपर में उसने 40,000 भी दिया हुआ है। आपके पास दोनों नॉलेज होने चाहिए, वो कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो ऐसे एग्जैक्ट 40,075 है। अच्छा, उसके बाद जो है, ये इस पॉइंट को समझिएगा, ये वाला 1 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री, ये हॉरिजेंटल लाइन है लैटिट्यूड, 1 डिग्री लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, यही जो आपका सरकमफेरेंस आया है 40,075, इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री, क्योंकि जमीन जो है टोटल डिवाइडेड है कितने में, 360 में, 360 डिग्री के अंदर। जब आप 360 डिग्री करेंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 डिग्री की। तो 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर आ जाएगा, 112 किलोमीटर के। 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर आ जाएगा, 112 किलोमीटर के। अब यहां से मैं आपको बताता चलूं कि 1 डिग्री 112 किलोमीटर ये क्यों होता है। यहाँ पे आइएगा, 1 डिग्री 112 किलोमीटर, ये देखिए जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली और ये वाली, इसके दरमियान जो गैप है वो 12 किलोमीटर का है, 112 किलोमीटर के, जो कि 1 डिग्री को शो करता है। यानी कि आपने फर्ज करें, मैं चलता हूं अपने शहर, अपने गांव से मुल्तान आता हूं, तो तकरीबन 110 या 112 किलोमीटर बनता है, एग्जैक्ट जो बनता है। इसका मतलब है कि मैं जब अपने गांव या घर से चला, मैं मुल्तान पहुंचा, तो मैंने 112 किलोमीटर किया। 112 किलोमीटर से मुराद क्या है, मैंने 1 डिग्री डिस्टेंस कवर किया है। जब मैं 112 या मुल्तान से आगे जाऊंगा, फर्ज करें मैं पहुंचता हूँ मियाँ चनू से आगे, या मियाँ चनू पहुंचता हूँ, वहां पे 110 या आगे बनता है थोड़ा सा, 12 किलोमीटर। मतलब कि मुल्तान से मैंने जब 112 किलोमीटर आगे तय किया, तो वो मैंने 1 डिग्री और तय किया। यानी कि इसका मतलब है कि जब भी आप 112 किलोमीटर तय करते जाते हैं, तो वो आप 1 डिग्री तय कर रहे होते हैं। इसी तरह आपकी जो डिस्टेंस होते हैं, जो एविएशन वाले होते हैं, वो इसी तरह ही होते हैं। वो बेसिकली ये नहीं कह रहे होते हम 1 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, वो कहते हैं हम 1 डिग्री मूव कर चुके हैं, 2 डिग्री मूव कर चुके हैं, 3 डिग्री। बेसिकली वो क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो 112 किलोमीटर के बराबर होती है 1 डिग्री। 2 डिग्री से मुराद क्या हो जाएगा, 224। 3 डिग्री से मुराद क्या हो जाएगा, 336। तो इस तरह जो है ना, वो क्या होते हैं, मतलब कि एक तय कर रहे होते हैं। हाँ जी, मुझे बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है आपको। जी, चले हम आगे मूव करते हैं। हमने मैक्सिमम कवर करना है इसको आज। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखते हैं। अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। अर्थ को बेसिकली डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में। अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, अर्थ के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो अर्थ को डिवाइड किया गया कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में मोस्टली होती है। टॉप लेयर क्रस्ट, सेंटर मेंटल होती है, और एंड वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो ये 3 हिस्सों में जो है ना, मतलब कि जमीन के मरकज से लेकर जमीन के सरफेस तक 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा क्या कहलाता है, क्रस्ट। दूसरा कहलाता है मेंटल, और तीसरा कहलाता है कोर। अब क्रस्ट क्या है, हम देखते हैं इसको। क्रस्ट बेसिकली द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये आउटर लेयर होती है अर्थ की, जहां पे ओशियंस और कॉन्टिनेंट वगैरह ये पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये क्रस्ट होता है। उसके बाद मेंटल होती है। मेंटल जो है ये बेसिकली क्रस्ट के बाद की लेयर है, ये नीचे वाली है मेंटल। ये भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, जिसको अपर और लोअर मेंटल कहते हैं, अपर और लोअर मेंटल कहा जाता है। उसके बाद जो कोर है, कोर को क्या कहा जाता है, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। ये सॉलिड लेयर होती है, इनर, ठीक है। ये भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, एक इनर कोर, दूसरी आउटर कोर।
इनर कोर, एक सॉलिड इनर कोर, दूसरी लिक्विड आउटर कोर। तो ये वाला जो है सारा प्रेशर यहाँ पे होता है, कोर के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए सबसे डेंसर क्या होती है, कोर होती है। ये एक जनरल सा कंसेप्ट था। आगे आइएगा, इसमें वेव्स, टाइड्स और ओशंस, मैं इसका एक जनरली आइडिया देता चलूंगा आपको। वेव्स क्या होती है, टाइड्स क्या होते हैं, करंट्स क्या होते हैं। वेव्स जो है बेसिकली, आपने ओशंस के अंदर देखा होगा, जो लहरें पैदा होती हैं। ठीक है, वेव्स जो है ये विंड्स की वजह से जो पैदा होती है। जब हवा चलती है समंदर के ऊपर से तो उससे लहरें पैदा होती हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है। ये बेसिकली क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। ऊपर से हवा किसको, पानी को एनर्जी मुहैया करती है। उसके बाद टाइड्स की बात करें तो टाइड्स जो है वो इससे कदरे इनकी लहरों का जो बहाव होता है वो ज्यादा होता है, और उनका साइज भी लहरों का क्या होता है, बड़ा होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टाइड्स किसकी वजह से होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ मून एंड द सन। जब अर्थ मून और सन की, जैसे कि जब आपने देखा होगा चांदनी रात होती है, चौदहवीं का चांद हो, उसके अंदर जो है ना बहुत बड़ी टाइड्स पैदा होती है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है बेसिकली। करंट्स की बात करें तो करंट जो है ये दूर से, ये डिस्टेंस जो है ना काफी लंबा कवर करके आ रही होती है करंट। ये भी एक किस्म की लहर होती है, बहुत दूर से आ रही होती है। करके आ in a specific direction from one location to another in ocean known as a current. Current is formed due to the rotation of the earth around the axis. ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, रोटेशन की वजह से होती है। ये हम जो है ना जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी, एवरीडे साइंस के अंदर, तो वहां पे भी आपको जो है ना मैं उसमें मजीद डीपली आपको ये करवाया जाएगा। मेन यही कंसेप्ट है इसका। अच्छा, उसके बाद है वेव्स और टाइड्स की बात करें। अगर हम वेव्स की बात करते हैं तो उसमें देखिएगा सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स की क्या होती है, दो टाइप्स होती हैं सिस्मिक वेव्स। ये जो जमीन के अंदर जो अर्थ की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो लहरें पैदा होती है जमीन के अंदर, जल्जले की वजह से जो आती है, उनको सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। जमीन के अंदर वेव्स पैदा होती है, दो किस्म की होती है, एक बॉडी वेव्स, दूसरा सरफेस वेव्स कहलाती हैं। अब बॉडी वेव्स को देखते हैं सबसे पहले। बॉडी वेव्स जो है ये बिल्कुल ही जमीन के निचली सतह पे पैदा होती है, ट्रेवलिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बॉडी वेव्स अराइव बिफोर द सर्फ वेव्स एमिटेड बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक आता है, उसके नतीजे के अंदर जो है ना वेव्स पैदा होती हैं। ये थोड़ा सा जो है ना, ये जमीन के बिल्कुल सरफेस के थोड़ा सा नीचे में पैदा होती है, और ये इतना डैमेज नहीं करती। जो नीचे जो है वो गहराई वाली जो है वो करती है। तो बॉडी बॉडी वेव्स होती है अराइज बिफोर द सरफेस वेव्स एमिटेड बाय द अर्थक्वेक। दीस वेव्स आर ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, बॉडी बॉडी वेव्स क्या होंगी, ये गहराई में पैदा होंगी। सरफेस वेव्स होंगी के ऊपर वाली साइड पे पैदा होती है। ठीक है, तो बॉडी वेव्स जो है वो क्या होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है किनकी निस्बत, सरफेस वेव्स की। मजीद डिवाइड किया गया इसको आगे फैमिली ऑफ वेव्स के अंदर। मैं असल थोड़ा सा इसको ये भी कहूँ, इतना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसकी किस्म है, बॉडी वेव्स की। पी वेव और एस वेव से नाम देता है, जिसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। इनको पी वेव भी कहा जाता है। सर ठीक है, आवाज के डिस्टॉर्शन। बाकी को भी आप बताइएगा। इसके अलावा आपके अलावा कोई आवाज नहीं है? आवाज नहीं आ रही।
अब अब बताइएगा। मैं वो थोड़ा नेटवर्क चेंज किया है। अब वॉइस आ रही है? जी सर, आप आइए। चले जी। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं पी वेव्स और एस वेव्स को कर रहे हैं। ये किसकी टाइप्स है? ये बॉडी वेव्स की टाइप्स है। द फर्स्ट काइंड ऑफ द बॉडी वेव्स इज द पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। दिस इज द फर्स्टेस्ट काइंड ऑफ द सिस्मिक वेव। ये बेसिकली किस्में दोनों सिस्मिक वेव्स की हैं। हमने बात की सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव कितनी है? दो किस्में, एक बॉडी वेव, सरफेस वेव। फिर हमने बात की बॉडी वेव्स की। बॉडी वेव्स की फिर मजीद दो टाइप्स हैं, पी वेव और एस वेव। तो पी वेव्स जो है ये बेसिकली ये फास्टेस्ट काइंड ऑफ द वेव्स इसको कहा जाता है, सिस्मिक वेव्स की। एंड कॉन्सिक्वेंटली द फर्स्ट ऑफ द अराइव एट द सिस्मिक स्टेशन। वो पूछता है क्वेश्चन के वो कौन सी वेव्स हैं जो सबसे पहले सिस्मिक स्टेशन के ऊपर पहुंचती हैं और अर्थक्वेक का अंदिया देती हैं। वो कौन सी है? प्राइमरी वेव्स होती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं? ये दूसरी टाइप्स हैं बॉडी वेव्स की। और ये जो है फील इन द अर्थक्वेक, ये फील होती है अर्थक्वेक के अंदर। पहली जो है वो जस्ट अंदिया देती है कि अर्थक्वेक आ रहा है। और उसके अंदर जो है बॉडी वेव्स है, ये जो सेकंड सेकेंडरी वेव्स हैं, ये क्या होती है? एक अर्थक्वेक का महसूस होने का ये सबब बनती है। एज द एस वेव इज द स्लोअर देन द पी वेव्स एंड कैन ओनली मूव थ्रू द सॉलिड रॉक्स। ये थोड़ी उससे सस्ती वो होते हैं, सॉरी स्लो होती है। सरफेस वेव्स की बात करें तो सरफेस वेव्स जो है ये, अब हम सरफेस की तरफ आ रहे हैं। पहले हम बॉडी पढ़ रहे थे, अब सरफेस पढ़ रहे हैं। सरफेस जो है बॉडी वेव से ऊपर होती है, जमीन की सतह के करीब होती है। ट्रेवलिंग थ्रू द क्रस्ट, surface waves are also lower frequency body waves. So they arrive after the body waves. It is the surface waves that are almost responsible for the damage or destruction. सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो आपकी सरफेस वेव की वजह से होता है, क्योंकि ये जमीन के ऊपर होती हैं और ये डैमेज ज्यादा नुकसान करती हैं। हाँ जी, चले हम पहले ओशन कर लेते हैं। ओशंस की हम बात करें तो ओशन जो है बेसिकली यहां से आइएगा पैसा। ये एक शॉर्ट है। कितने ओशियन है? ये शॉर्ट की समझ लें इसको, पैसे को। ओशियन जो है वो पांच है। दुनिया के अंदर ओशियन कितने हैं? वर्ल्ड के अंदर पांच ओशियन है। क्या है? पैसा। पैसा है बेसिकली, इसलिए आपको ये शॉर्ट एब्रिविएशन दिया गया है। ये एज इट इसी तरतीब से है। सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सौदर्न, फिर आर्कटिक ओशन। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से सौदर्न ओशन, ए से आर्कटिक ओशन। ये क्या है? पैसा जो है ये एक शॉर्ट की है। उसके बाद आइएगा ओशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करें। हम एक जनरल आइडिया देखते हैं। बेसिकली 5 ओशंस हैं जो कि तकरीबन 361,934 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर एरिया जमीन का कवर करते हैं। मिलियन आएगा यहाँ पे, मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। ओशन आपको पता है कि लार्जर बॉडी होती है। एक होता है सी, दूसरा होता है ओशन। सी ओशन से छोटा होता है, ये पार्ट होता है ओशन का, सी जो होता है। ये एक स्मॉलर बॉडी और शॉर्टर बॉडी होती है, और जो ओशन होता है वो लार्जर बॉडी होती है। अब अगर मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जमीन के ऊपर जो पानी है उसमें 71% जो है ना ये पानी है हमारी जमीन के ऊपर, और 29% क्या है? लैंड है। 29% लैंड है और 71% क्या है? वाटर है हमारी जमीन के ऊपर। अब हम अगर पैसिफिक ओशन की बात करें तो सबसे पहले पैसिफिक ओशन पे आते हैं। हम वन बाय वन ओशंस को करते हैं। पैसिफिक ओशन जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन पूछा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और डीपेस्ट ओशन कौन सा है? यही है। ये कौन कौन से यहाँ पे देखिएगा, ये वाला, ये पैसिफिक ओशन है और ये भी पैसिफिक ओशन है। दुनिया क्योंकि हमने क्या क्या है, गोल है, तो इस वजह से ये दोनों साइडों से मिलता है। इधर से कौन सा कॉन्टिनेंट है इसके साथ? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को टच करता है। इधर से ये एशिया को टच करता है। ठीक है, इतना बड़ा ओशन है ये।
बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ओशिया इन द वेस्ट एंड कॉन्टिनेंट नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका इन द ईस्ट। इसके देखें ईस्ट में नॉर्थ एंड साउथ है अमेरिका, और इसके वेस्ट में जो है ना ये फिर एशिया आ जाता है, इस हिसाब से। उसके बाद ये कवर तकरीबन 40% ऑफ द अर्थ ये कवर करता है, यही ओशन। इसकी जो एवरेज डेप्थ था वो 4280 मीटर है, इसकी एवरेज डेप्थ। इसी के अंदर कुछ डीप्स हैं। वो पूछता है क्वेश्चन, चैलेंजर डीप, सेरिना डीप, हॉरिजन डीप, ये कहाँ पे है? ये सारी पैसिफिक ओशन में है। चैलेंजर डीप कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन के अंदर है। कहाँ पे? मरियाना ट्रेंच के अंदर। मरियाना ट्रेंच में, पैसिफिक ओशन के अंदर मरियाना ट्रेंच के ऊपर एक डीप है, गहराई है, गहरी जिसको खाई कह सकते हैं इनके पानी की, वो क्या? चैलेंजर डीप है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डीप है, गहरी पॉइंट है। इसकी कितने मीटर डीप है ये 10,928 मीटर गहरी है, तकरीबन 11 किलोमीटर। चैलेंजर डीप कितने हैं? तकरीबन 11 किलोमीटर, 10,928 मीटर डीप है ये। उसके बाद बात कर रहे हैं हम सेरिना डीप की। तो सेरिना डीप जो डीपेस्ट पॉइंट जो है वो चैलेंजर डीप, सेकंड हॉरिजन डीप, और थर्ड सेरिना डीप। ये तीन मेन डीप है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। अब वो पूछता है हॉरिजन डीप का अटलांटिक ओशन, ये वाला करते हैं। इधर से नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट से साउथ अमेरिका, ईस्ट से बात करते हैं और अफ्रीका, ये चार कॉन्टिनेंट इसको टच करते हैं अटलांटिक ओशन को। नॉर्थ की बात करें तो आर्कटिक ओशन है। नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का। इसको यंगेस्ट ओशन भी कहा जाता है, यंगेस्ट ओशन। जी जी, अब वॉइस आ रही है? जी सर। जी। हाँ जी। तो ये जो है हम अटलांटिक ओशन कर रहे थे, इसको चार कॉन्टिनेंट लगते हैं। इसके अलावा अटलांटिक ओशन पूछता है वो आर्कटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है, कौन सी स्टेट के जरिए? डेनमार्क स्टेट के जरिए। किसके जरिए? डेनमार्क स्टेट के जरिए। ये हम यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर भी इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है ये तकरीबन 20% जो है ना अर्थ का सरफेस एरिया कवर करता है, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो कितना है? 3646 मीटर, जो कि 11,962 फीट बनती है। अब हम इसका डीपेस्ट पॉइंट देखें तो इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? प्योर्टो रिको ट्रेंच, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, प्योर्टो रिको
ट्रेंच जो है इस एरिया में होगा प्योर्टो रिको ट्रेंच, इसका डीपेस्ट पॉइंट है जो कि 8400 मीटर गहरा डेप्थ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है ये तीसरा बड़ा ओशन है दुनिया का। ये 19.8% कवर करता है एरिया। और इंडियन ओशन की बात करें तो ये इंडियन ओशन है, आपको नजर आ रहा होगा। इसके वेस्ट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशेनिया भी कहा जाता है। इसका एरिया जो है वो 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। एवरेज डेप्थ की बात करें तो इसकी एवरेज जो डेप्थ है वो 3890 मीटर है। जब 3890 मीटर की बात कर रहे हैं एवरेज डेप्थ की, तो इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? जावा ट्रेंच है। ये इस जगह पे है, जावा ट्रेंच। ठीक है, तो जावा ट्रेंच जो है ना, इसका क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है, जिसकी डेप्थ कितनी है? 7258 मीटर। सुंदर सा आइसलैंड के साथ ये भी हम करेंगे, जावा ट्रेंच। उसके बाद हम बात करें आर्कटिक ओशन की। तो आर्कटिक ओशन जो है ये चौथा बड़ा या स्मॉलेस्ट भी इसको कह सकते हैं। ये चौथा जो है ओशन है रकबे के लिहाज से। और ये तकरीबन 8% जो है कवर करता है। इसको कोल्डेस्ट ओशन भी कहा जाता है। आर्कटिक ओशन को क्या कहा जाता है? आर्कटिक को भी और अंटार्कटिक को भी, दोनों को कोल्डेस्ट ओशन कहा जाता है। इसको आर्कटिक मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है। आर्कटिक ओशन को आर्कटिक मेडिटेरेनियन सी भी इसको कहा जाता है। अब ये जो है आर्कटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड है। किस स्टेट के जरिए? बरिंग स्ट्रेट के जरिए। ये बरिंग स्ट्रेट जो है ये बेसिकली अमेरिका और एशिया के दरमियान एक स्ट्रेट बनती है, जिसको बरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। ये आर्कटिक और आर्कटिक ओशन को क्या करती है? ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन के साथ। बरिंग स्ट्रेट ये हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। इस टाइम जब आप जस्ट इसमें से आर्कटिक ओशन में ये पूछता है कि ये कौन सा है, चौथा बड़ा है। अच्छा, इसका जो है डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? इसका डीपेस्ट पॉइंट पहुंचता है मॉले होल। मॉले होल जो है वो इसका डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि 5550 मीटर क्या है इसकी डेप्थ है। 5550 मीटर मॉले होल की। अंटार्कटिक ओशन की बात करें तो अंटार्कटिक जो है इसको सौदर्न ओशन भी कहा जाता है। अंटार्कटिक ओशन को सौदर्न ओशन भी कहा जाता है। ये यहाँ पे इसको सौदर्न ओशन भी कहा जाता है। ये पांचवा और सेकंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, पांचवा बड़ा दरिया है ये, सॉरी ओशन है पांचवा बड़ा। इसकी एवरेज डेप्थ 3200 मीटर है। और ये बेसिकली इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? फैक्टोरियन डीप। फैक्टोरियन डीप जो कि 7434 मीटर, 24,390 मीटर बनता है। फैक्टोरियन डीप इसका डीपेस्ट पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हम देख लें, जस्ट टर्म्स हैं, मैं आपको बताता चलूं जो कि हमने मिस की है थोड़ी सी। ये यहां से देखते जाइएगा। ओशन क्या होता है मैंने बताया। दुनिया के अंदर 5 ओशन है। और सबसे जो लार्जर बॉडी होती है पानी की, उसको क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं। उसके बाद सी, ये आपको देखिएगा यहाँ पे, ये सी नजर आ रहे हैं ये। तो सी क्या होता है? ये ओशन का एक पार्ट होता है। उससे क्या होता है? थोड़ा सा स्मॉलर होता है, डिवीजन होती है ओशन की। स्ट्रेट की बात करें तो स्ट्रेट क्या होती है? बेसिकली ये तंग पानी की पट्टी होती है। ये देखिए, ये तंग पानी की पट्टी आ रही है, जो दो पानी के बड़े जो है हिस्सों को मिलाती है। नैरो एरिया ऑफ द वाटर दैट कनेक्ट द टू एरियाज ऑफ द वाटर। यानी कि दो पानी के बड़े बॉडीज को आपस में मिलाती है पानी की तंग पट्टी। पानी की वो तंग पट्टी जो दो बड़े पानी के हिस्सों को आपस में मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। या फिर उसकी क्या है कि पानी की वो तंग पट्टी जो दो खुश्की के बड़े हिस्सों को तकसीम करती है, डिवाइड करती है, स्ट्रेट कहलाती है। बे की बात करें तो बे क्या है? बेसिकली वाटर बॉडी इन द ओशन कवर्ड बाय ए लैंड फ्रॉम द थ्री साइड। बे क्या होती है?
वो होती है जो तीन साइडों से क्या होनी चाहिए, कवर हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है। और उसकी फोर्थ साइड जो है ना वो क्या होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए पानी से। ये देखिए, ये तीन साइडों से क्या है, कवर है। इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, एक साइड जो है ना इसकी पानी के साथ अटैच है। इसको क्या कहते हैं, बे कहते हैं। उसके बाद गोल्फ की बात करें, गल्फ जो होती है वो बे से बड़ी होती है। ये देखिए, ये गोल्फ है। ये इसका लार्जर साइज होता है गोल्फ का। यानी कि जब बे बड़ी हो जाती है, ये शॉर्टर साइज था बे का, ये उससे बड़ी हो गई। ये डेफिनेशन इनकी सेम है। तीनों साइड इसकी खुशकी से घिरी हुई है, और एक साइड जो है ना पानी से है। अब जॉर्ज जो है, ये लॉन्ग बे विद द स्टीप साइड। एवजॉर, ये देखें, ये बे है। ये भी पानी के एक ऐसा हिस्सा होता है जो खुशकी के तीन हिस्सों के साथ घिरा होता है। बट इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा फर्क होता है कि ये एकदम से जो है ना ये डीप स्लोप होती है, एकदम से। ये नहीं कि ऐसा ऐसा जिस तरह बीचेस बने होते हैं, वो नहीं। एकदम से जो है ना ये उसे कह लेंगे पहाड़ों के अंदर होती है, या लैंड के अंदर होती है, जहां से डीप जो है ना बिल्कुल स्लोप होती है, सडन डीप स्लोप जिसको कहा जाता है, उसको एब्जॉर्ड कहते हैं। उसके बाद अस्थमस जो है, अस्थमस ये बेसिकली नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो टू लार्जर एरिया को कनेक्ट करती है। ये खुशकी का वो हिस्सा होता है, ये मैं आपको दिखाऊं, अस्थमस। तो ये है, ये वो नैरो यूं समझ कि स्ट्रिप होती है जो कि खुशकी के दो बड़े खितों को आपस में मिलाती है। ये नैरो स्ट्रिप, इसको क्या कहते हैं, अस्थमास कहते हैं। अब पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला देख लीजिएगा। पेनिनसुला बेसिकली खुशकी का वो टुकड़ा जो पानी के अंदर हो, तीनों साइडों से क्या हो, पानी से घिरा हुआ, और एक साइड क्या हो, खुशकी हो, वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा चैनल देख लीजिएगा, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो आपने आगे पढ़नी है। ये स्टेट पहले तंग थी, फिर आगे आके क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, खुली हो जाती है। ये देखो, खुली हो गई है। तो इसका साइज क्या होता है स्टेट का, जब बढ़ जाता है इसको चैनल कहते हैं। ये क्या है, चैनल है। इसके अलावा आइसलैंड की बात करें तो ये आइसलैंड है, खुशकी का टुकड़ा जो कि पानी के अंदर हो, इसको आइसलैंड कहा जाता है। उसके अलावा आर्चिपिलागो क्या होता है, आर्चिपिलागो कहते हैं, ये देखिएगा, ये छोटे छोटे जजीरे, ये बहुत सारे मिलके ये क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको आर्चिपिलागो कहा जाता है। ये छोटे छोटे जजीरों के ऊपर मुश्तमिल जो है, मुश्तमिल जो है ना एक गिरोह होता है, इसको आर्चिपिलागो कहते हैं। हाँ जी, मुझे बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है।